नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर व आय के अन्य स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ये पार्ट 3 का आपका पहला टॉपिक है और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न बनने के आसार हैं और जिस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कई सारे कर, जैसे कि हाउस टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स या फिर जो पशु की बिक्री वगैरह पर टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, जो पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो कर लगाए जाते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर कई सारे कर और शुल्क लगाए जाते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानना है। उपकर होते हैं और आय के अन्य स्रोत। अन्य स्रोत में जैसे कोई अन्य स्रोत है जिसके माध्यम से पंचायत को आय होता है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो 1947 का आपका अधिनियम है, वहाँ से संबंधित कुछ धाराओं को मैंने यहाँ पे शामिल किया है, जो कि पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर और उपकर को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए आपको दिख रहे होते हैं। तो कुछ प्रमुख धाराओं को जो कि 1947 से संबंधित है, उनको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। ठीक है, जैसे कि आपका जो धारा 32 है, इसको आप लोग देख लीजिए। धारा 32 में आपने ये पढ़ा था, पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी 1947 के अधिनियम को बहुत डिटेल में अच्छे से कवर कर रखे हैं। जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर 1947 का जो अधिनियम है बहुत अच्छे से डिटेल में 3-4 पार्ट में कवर करके आपको दिया गया है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि धारा 32 में लिखा था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक गांव निधि होगी, ग्राम निधि या फिर गांव निधि होगी, और इसका उपयोग धारा 41 के तहत, ठीक है, जो गांव निधि होगी, इस निधि का उपयोग धारा 41 के तहत पारित आय और व्यय के वार्षिक अनुमान अधीन कर्तव्यों या दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी है धारा 41 को। धारा 41 में क्या है, वहाँ पे लिखा गया था कि ग्राम पंचायत का जो बजट है, ठीक है, यानी कि ग्राम निधि जिसको हम बोल सकते हैं, ग्राम पंचायत का बजट बहुमत से पारित होना चाहिए तथा बजट पास करने के लिए पंचायत सदस्यों के आधे से अधिक सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि ग्राम पंचायत के बजट को किस धारा में उल्लेखित किया गया है, तो आपका धारा 41 होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर बात किया जाएगा कि ग्राम पंचायत जिसमें ये बताया गया है एक गांव निधि होगी, ये गांव निधि किस धारा के अंतर्गत व्याख्यित किया गया है, तो ये धारा 32 के अंतर्गत व्याख्यित किया गया है। इन दोनों में आप अंतर अभी समझ लीजिए। ठीक है, जैसे धारा 41 में क्या है, धारा 41 में ग्राम पंचायत का बजट बहुमत से पारित होना चाहिए तथा बजट पास करने के लिए पंचायत सदस्यों के आधे से अधिक सदस्य उपस्थित होने चाहिए। जो बजट को पास करने की विधि है, इसको बताया गया है धारा 41 के तहत, और जो बजट है, गांव निधि है, इसको बताया गया है धारा 32 के तहत। ये दोनों अंतर आप समझते चलें। धारा 32 में गांव निधि है, इसके बारे में बताया गया है, प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक गांव निधि होगी, और धारा 41 में ग्राम पंचायत की जो निधि है, इसको बहुमत से पारित करना होगा, और पारित करने के लिए, बजट पारित करने के लिए पंचायत सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है, ये बताया गया है धारा 41 में। तो ये दोनों आप अंतर स्पष्ट करते चलें, महत्वपूर्ण है, इसलिए कई बार मैंने यहाँ पे इसको रिपीट किया है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत निधि के बारे में। तो ग्राम पंचायत निधि का मतलब यही होता है, जैसे कोई ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में जितना भी बजट एलोकेट होगा उसको एक फंड के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, वही है गांव निधि। अब ये गांव निधि जो है, ये जो फंड है, ये केंद्र सरकार से भी प्राप्त होता है, राज्य सरकार से भी प्राप्त होता है। जो वित्त आयोग वगैरह का गठन हुआ है, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, वहाँ से भी फंड प्राप्त होता है। इसके बाद में इन ग्राम पंचायत के प्रदर्शन के आधार पर भी इनको ग्रांट्स मिलता है। अगर जितना फंड इनको एलोकेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये लोग बढ़िया से काम करते हैं, तो इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए केंद्र सरकार इनको अलग से भी ग्रांट देती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में जो ग्राम पंचायत होती है, ये विभिन्न प्रकार के अपने क्षेत्र में करों को लगाती है, शुल्क लगाती है। ठीक है, वहाँ से भी इनको फंड आता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इन्हीं सब से ग्राम पंचायत को फंड मिलता है। लेकिन जो ग्राम पंचायत को फंड मिलता है वो मोस्टली
ग्राम पंचायत से कम निकाल पाते हैं ये लोग। जैसे ग्राम पंचायत में जो हम लोग टैक्स लगाते हैं, टोल टैक्स हो गया, फलाना टैक्स हो गया, फलाना टैक्स हो गया, इस सारे टैक्स को अगर हम देखें मतलब बहुत कम राशि ऐसी होती है जिसको हम लोग ग्राम पंचायत से निकाल पाते हैं। ठीक है, मेनली जो ग्राम पंचायत के लिए फंड आता है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इसके बाद में जो वित्त आयोग है वहाँ से एलोकेट होके आता है। ग्राम पंचायतों से हम लोग बहुत कम स्तर पर यहाँ पे धन इकट्ठा कर पाते हैं, ये आप नोट करते चलें। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों के लिए अधिकतम निधि कहाँ से आती है, तो वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वित्त आयोग, ठीक है, और जो प्रदर्शन अनुदान योजनाएं होती हैं वहाँ से आती हैं। ग्राम पंचायत से हम लोग यहाँ पे कम पैसा निकाल पाते हैं विभिन्न टैक्सेस के माध्यम से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखते चलें। तो यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत निधि जो है संविधान के भाग 9 का एक बहुत बड़ा भाग, ठीक है, तो संविधान के भाग 9 में जिसको जोड़ा गया था, संविधान के भाग 9 का एक बहुत बड़ा भाग जिसमें अनुच्छेद 243C, 243D, 243E, 243G, 243K शामिल है। यह PRI के सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, तो जो हमने देखा कि संविधान का भाग 9 है, इसमें कुछ अनुच्छेद हैं जैसे 243C, D, E, G, K, ये PRI यानी कि पंचायती राज इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है, यानी कि पंचायती राज के सशक्तिकरण से संबंधित है। मैंने साइड में यहाँ पर इन सबको लगा दिया है, आप लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए कि 243C में क्या है। तो 243C में आप देख सकते हैं पंचायतों की संरचना के बारे में बात किया गया है। याद ऐसे रखेंगे कि C फॉर संरचना, ठीक है, पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243C, C फॉर संरचना। ठीक है, इसके बाद में स्थानों के आरक्षण की अगर हम बात करें तो ये कैसे याद रखेंगे, पंचायतों के आरक्षण की अगर हम बात करते हैं, पंचायतों में स्थानों के आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे याद रखेंगे, D होता है, तो यहाँ पे ये D फॉर डिजर्व। ठीक है, डिजर्व कौन करता है, आरक्षण डिजर्व कौन करता है, ऐसे आप याद रखेंगे। तो आरक्षण की बात करेगा तो आप डिजर्व याद रखेंगे, जो डिजर्व करेगा वही आरक्षण लेगा, तो डिजर्व से D हो गया और संरचना से C हो गया, ऐसे आप याद करते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में पंचायतों का कार्यकाल कैसे याद करेंगे, 243E, पंचायतों का कार्यकाल कैसे याद रखेंगे, तो आपने पढ़ा होगा ईरा होता है। ठीक है, ईरा का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। ईरा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ईरा का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे पंचायतों का कार्यकाल बोले तो ईरा मतलब ई, ठीक है, ई फॉर ईरा एंड ईरा मतलब कार्यकाल। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, C फॉर संरचना, D फॉर डिजर्व, जो करेगा वो आरक्षण लेगा, E फॉर ईरा का मतलब कार्यकाल होता है। ठीक है, इसके बाद में 243G, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक ये है कि 243G, ठीक है, इसमें क्या है, शक्ति है, प्राधिकार है और उत्तरदायित्व है। तो अगर आप इसको एक बाप और बेटे से तुलना करेंगे, ठीक है, तो जो बाप होता है उसके कंपैरिजन में जो उसका नेक्स्ट जनरेशन आता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने जो अपर का जनरेशन होता है उससे बढ़त हासिल करके ही आता है। जैसे शक्ति उसके पास ज़्यादा आ जाती है, कहने का मतलब है वो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिख लेता है, समाज में ज़्यादा स्थान पाने की कोशिश करता है, उसको कई सारे अधिकार मिलते हैं जो कि पिताजी के माध्यम से, ठीक है, आते हैं। उत्तरादायित्व का मतलब जेनेटिक होता है ना, कि जो भी चीज़ें होती हैं उत्तराधिकारी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या देखा, शक्ति, प्राधिकार, उत्तरादायित्व, हर एक बाप चाहता है कि उसका बेटा इन सब में अपने पिताजी से शक्तिशाली हो। जितना उसके बाप ने काम किया है, हर एक बाप ये चाहता है कि बेटा उससे ज़्यादा ही कहीं ना कहीं काम करके दिखाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग ऐसे समझें कि G है ना यहाँ पे 243G, G फॉर जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके पास ज़्यादा शक्ति होगा, ज़्यादा प्राधिकार होगा, ज़्यादा उत्तरादायित्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे याद रखना है, G फॉर जनरेशन, शक्ति, प्राधिकार एंड उत्तराधिकार। ठीक है, के अनुच्छेद 243 के, ठीक है, तो निर्वाचन की बात हो रही है और यहाँ पे के है, तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, के फॉर निर्वाचन। देखिए मैंने अभी इसको मैं बना रहा हूँ, के से क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि कितना वोट किसको मिला, तो कैलकुलेट, के फॉर कैलकुलेट, यानी कि निर्वाचन में क्या होता है, वोटों को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो चीटिंग होती है उसको हटाते हैं, मतलब कैलकुलेशन होता है एक तरह से।
के फॉर कैलकुलेशन, निर्वाचन का मतलब वैसे इलेक्शन होता है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो ठीक है, उस इलेक्शन आपको यहाँ याद रखना है। के फॉर जस्ट कैलकुलेशन, एंड निर्वाचन में हम लोग वोटों को कैलकुलेट करके फाइनल डिसीजन देते हैं, तो के फॉर कैलकुलेशन, एंड कैलकुलेशन मीन्स निर्वाचन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे आपको बताया वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 243C में सी फॉर संरचना, और संरचना यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ये यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, अभी देखिएगा, ठीक है, क्लिक नहीं हो रहा है, यानी कि इस कर्सर को मैं जहाँ भी ले जाऊँगा वो चीज़ें डिलीट होती जाएंगी, तो मैं इसको यहीं पे रख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको सी पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सी फॉर संरचना आप ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पे था डी फॉर डिजर्व, डिजर्व मीन्स आरक्षण था, ठीक है, तो डिजर्व मीन्स आरक्षण था, यहाँ पे ये डिलीट हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 243 डी फॉर यहाँ पे आरक्षण लिखा हुआ था। इसके बाद में आते हैं ई पे, ई फॉर इरा होता है, इरा मतलब टाइम पीरियड, बोले तो कार्यकाल, ठीक है। इसके बाद में जी होता है, जी फॉर जनरेशन होता है, जनरेशन का मतलब उत्तराधिकार, शक्ति, प्राधिकार, ठीक है। इसके बाद में आता है लास्ट में आपका के मीन्स होता है कैलकुलेट करना है, वोटों की कैलकुलेशन होगी, इसके बाद में जो डिसीजन होगा वही पार्टी जीत रही होगी, यानी कि निर्वाचन। के फॉर कैलकुलेशन, दैट मीन्स निर्वाचन, ठीक है। तो आप लोग इस शॉर्ट ट्रिक से इसको याद कर रखेंगे। बाकी इसको मैं थोड़ा सही करता हूँ, अभी हैंग हो रहा है, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, अब हम ये देखते हैं कि सामान्य तौर पर हमारे देश में पंचायतों को किस तरह से धन प्राप्त होता है, ठीक है। तो सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो पंचायतों को निम्नलिखित तरीके से धन प्राप्त होता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार से अनुदान। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई है प्रिंटिंग में, और आपको कई सारे बुक्स में भी ये एरर देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पे जो संविधान का अनुच्छेद 280 है, संविधान का अनुच्छेद 280 ये केंद्रीय वित्त आयोग के गठन की बात करता है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग के गठन की बात करता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिए 281, ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 281 ऐड कर लीजिए। ये जो 281 है ना, इसमें आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार से अनुदान की बात की गई है, ठीक है। तो केंद्र सरकार के जो वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग है, इसके सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार से अनुदान 281 के अंतर्गत, यानी कि सिफारिशों की जब बात आएगी तो यहाँ पे 281 होगा, और जब सिर्फ केंद्रीय वित्त आयोग के गठन की बात आएगी तो यहाँ पे 280 होगा। इसमें आप अंतर समझते चलें, एग्जाम में आपको गलती नहीं करना है। जब केंद्रीय वित्त आयोग के गठन की बात करता है परीक्षा में कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है, तो आप लोग 281 नहीं लगाएंगे, आप 280 लगाएंगे, गठन की बात हो रहा है। और जब केंद्रीय वित्त आयोग किस के आधार पर सिफारिशों की बात होगी, तो जब सिफारिशों की बात होगी तो आप 281 लगाएंगे, जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग सिफारिश करता है केंद्र सरकार से कि उसको अनुदान दिया जाए, ठीक है, मतलब ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाए। और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। ऐसे ही राज्य वित्त आयोग होता है, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार से हस्तांतरण, ठीक है। यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेते हैं इन दोनों अनुच्छेदों के बारे में। तो हमने ये बात किया था पहले पॉइंट में कि अनुच्छेद 280 जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, और अनुच्छेद 281 जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र सरकार से सिफारिश करेगा कि भाई फंड जो है पंचायतों को दिया जाए, या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो समन्वय होगा फंड ट्रांसफ़र का, इसके बारे में जो सिफारिश होगी वो केंद्र सरकार से ये करेगा केंद्रीय वित्त आयोग, ठीक है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में परस्पर समन्वय स्थापित करना, या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा ग्राम पंचायतों को फंड देने की बात या सिफारिश करना, ये सब 281 के अंतर्गत होता है। और केंद्रीय वित्त आयोग के गठन की बात 280 में की गई थी, ये आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। ऐसे ही जैसे अनुच्छेद 280-81 के बारे में हमने पढ़ा, ऐसे ही अनुच्छेद 243 आई है एक, ठीक है। अनुच्छेद 243 आई में
ये बताया गया है कि अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, ठीक है, ऐसे ही राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग काम करेगा। जैसे केंद्र स्तर पर केंद्र वित्त आयोग काम कर रहा है, इसका गठन जो है राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है, ऐसे ही राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो हर 5 साल पे राज्यपाल के द्वारा गठित किया जाएगा। और ये राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार से सिफारिश करेगा कि भाई ग्राम पंचायतों को फंड आप ट्रांसफ़र कीजिए, ग्राम पंचायतों को अकाउंट में पैसा डालिए, ठीक है। तो ये 243 आई के अनुसार सिफारिश करेगा। 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा राज्य सरकार से, और ये 281 के आधार पर अनुच्छेद 281 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग सिफारिश करेगा केंद्र सरकार से, ठीक है। इसके अलावा ये दो देखा हमने, यहाँ से भी पैसा ट्रांसफ़र होकर आता है पंचायत में, ग्राम पंचायत में, और यहाँ से भी पैसा ट्रांसफ़र होकर आता है ग्राम पंचायत में। इसके अलावा राज्य सरकार से हम ऋण प्राप्त करते हैं और अनुदान प्राप्त करते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत को अधिकार है कि वो राज्य सरकार से ऋण भी प्राप्त कर सकती है और अनुदान भी प्राप्त कर सकती है। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायतों के परफॉर्मेंस के आधार पर इनको केंद्र सरकार के माध्यम से कुछ ग्रांट्स दिए जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं अनुदान सहायता, ठीक है। अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त जो है इनको कुछ विशिष्ट आवंटन भी किया जाता है, जिसको प्रदर्शन अनुदान कहते हैं हम लोग, ठीक है। परफॉर्मेंस के आधार पर इनको अनुदान मिलता है। तो ये कुछ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राज्य सरकार से ऋण, इसके बाद में प्रदर्शन के आधार पर इनको ग्रांट्स केंद्र सरकार के माध्यम से, और राज्य सरकार के माध्यम से इनको फंड ट्रांसफर होता है। तो सामान्य तौर पर हमारे देश में पंचायतों को यहीं से धन प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कर और गैर कर सृजित होता है ग्राम पंचायतों के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे डेप्थ में देखने वाले हैं। प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ से भी जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में जो आपका चैप्टर है जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, जो आप देख रहे हैं पंचायत स्तर पर, यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि जो पंचायत स्तर पर कर आते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर जो कर हम लोग निकालते हैं ग्राम पंचायत के लिए, जो पैसा हम लोग जनरेट करते हैं ग्राम पंचायत के स्तर पर, वो कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। दिस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर कोर टॉपिक आपका इस चैप्टर का यही है। अगर हम कोर टॉपिक की बात करें इस चैप्टर का, तो आपको यही पढ़ के जाना है। बाकी ये सब भी ऊपरी से आपको पढ़ना है कि इनको पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि मेन पैसा तो यहीं से आता है। ये पढ़ना है आपको, ये एक्चुअल में ग्राम पंचायत के स्तर पर कर यहीं से मिलने वाला है, लेकिन यहाँ से पैसा बहुत कम निकलता है, ठीक है। पैसा यहाँ से बहुत कम निकलता है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। तो ये भी आपको पढ़ते चलना है, ओके। अब हम देखते हैं आंतरिक संसाधन सृजन, कर और गैर कर, ठीक है। तो देश भर में राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि आपने पहली लाइन में ही पकड़ लिया कि मामला क्या है, मामला यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। पहली लाइन में ही आपने पकड़ लिया कि भाई मामला यहाँ पे उल्टा है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सब चीज़ें पॉजिटिव चल रही थी, हाँ भाई पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन जब हम आते हैं कि भाई ग्राम पंचायत में हम टैक्स लगा के पैसा कैसे निकालते हैं, जैसे आपने देखा होगा टोल टैक्स होता है, मार्केट में टैक्स लगता है, हाउस टैक्स लगता है, पशुओं पर टैक्स लगता है, वाहन पर टैक्स लगता है, तो क्या इतने सारे टैक्सेस से काम चल जाएगा? पता चलता है कि इतना सारा टैक्स यहाँ पे निकाल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब जो सशक्तिकरण है टैक्स निकालने के लिए वो प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि देश भर में राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया ही नहीं। पंचायतों के अपने संसाधन अल्प हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कुछ टैक्स हम लोग निकाल लेते हैं, जहाँ की ग्राम पंचायतें टैक्स निकाल लेती हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जिन्हें पीआरआई सशक्तिकरण में प्रगतिशील माना जाता है, लेकिन वहाँ भी पंचायतें सरकारी अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर हैं। कहने का मतलब है कि टैक्स निकालती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनको सरकारी अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर उनको निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सशक्तिकरण में प्रगतिशील मानी जा रही हैं, जो काम कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार पर निर्भर हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी उत्तर प्रदेश और जो सशक्तिकरण पर ध्यान नहीं दिए हैं वो तो पर्याप्त रूप से निर्भर होंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जल आपूर्ति, स्वच्छता,
जलवायु जैसे लघु सिंचाई जैसे 11वीं अनुसूची के अधिकांश विषय के लिए राज्य सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। तो 11वीं अनुसूची आप यहाँ पे देख रहे हैं, 11वीं अनुसूची जो है इसमें जो विषय दिए गए हैं उसके लिए राज्य सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ पंचायतों के पास जिम्मेदारी तो है लेकिन संसाधन बेहद अपर्याप्त हैं। ठीक है, पंचायतों के पास जिम्मेदारी तो है, ग्राम को हमें विकसित करना है। विकसित क्या मतलब, एक स्तर पे लाके हमें वहाँ पे उसको रखना है, लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है, शिक्षा दूर करना है, स्कूल खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, साफ़ सफाई करनी है, सड़कों का यहाँ पे जो है अच्छा सड़कें बनवानी है। ठीक है, काम बहुत है, काम करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे साफ़ सफाई के अंतर्गत हमारे जो शौचालय वगैरह है इसको बनवाना है, तो काम बहुत है ग्राम स्तर पर देखा जाए, लेकिन संसाधन बेहद अपर्याप्त हैं। तो आपके यहाँ जो ग्राम प्रधान भी होते हैं, कभी कभी वो प्रधान अच्छे होते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि योजनाएं और जो सरकार से ग्रांट्स आते हैं, जो अनुदान मिलता है वो बहुत ही अपर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है, इसलिए विकास नहीं हो पाता है ग्रामीण क्षेत्र का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य देखभाल चाहिए, जल की आपूर्ति चाहिए, गांव में स्वच्छता चाहिए, सिंचाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें 11वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी गई हैं जिसके लिए राज्य सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बन गई है कि गाँव के पास जिम्मेदारी है लेकिन संसाधन बेहद अपर्याप्त है। पंचायत स्तर पर आंतरिक संसाधन सृजन कमज़ोर है। कहने का मतलब वही है कि पंचायत स्तर पर आंतरिक संसाधन सृजन बहुत कम है। ठीक है, यह कम कर क्षेत्र के कारण और राजस्व एकत्र करने में पंचायतों की अपनी अनिच्छा के कारण है। एक तो कम कर क्षेत्र है। ठीक है, कम कर क्षेत्र का मतलब दायरा ही कम है, यहाँ पे आप कर वसूल कर पाएँ। ऊपर से अगर जो थोड़ा बहुत कर आप वसूल कर सकते हैं, इसके बाद में आप देख सकते हैं कि राजस्व एकत्र में पंचायत की अपनी ही अनिच्छा है, उसको खुद ही इंटरेस्ट नहीं है कि वो कर आरोपित करके टैक्स निकाले वहाँ से जनता से, या जहाँ पे टैक्स लगाया जाता है वहाँ पे वो टैक्स लगाए। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें हम लोग देखें तो नगर पालिका वगैरह में हो जाती है, वहाँ पे टैक्स प्रॉपर रूप से लगाया जाता है। जैसे अब आपने हाउस टैक्स के बारे में सुना होगा, टोल टैक्स के बारे में सुना होगा, रोड टैक्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, इसके बाद में जो साफ़ सफाई होती है शहरों में उसके लिए भी टैक्स ले ही लिया जाता है। तो शहरों में टैक्सेशन को वसूलने का थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम सही है, लेकिन वो शहर के अकॉर्डिंग पर्याप्त नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि शहर में ज़्यादा टैक्स मिल जाता है, नहीं, शहर में ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। गांव में कंपैरेटिवली शहर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो गांव में कम ज़रूरतें हैं। ठीक है, गांव में सीधी सी बात है कि स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, रोड चाहिए और थोड़ा बहुत जो है साफ़ सफाई चाहिए होती है, और भी चीज़ें जैसे लघु सिंचाई हो गया। ठीक है, बस ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती है। गांव में हमें बस बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन शहर में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, नगर पालिका हाईवे सड़कें होती हैं, राज्य मार्ग की सड़कें भी वहीं से गुजरती हैं। ठीक है, कई सारे कार्यालय, सरकारी कार्यालय होते हैं, डीएम आवास स्तर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा जाए तो वो टैक्स ही कम हो जाता है उनके लिए, इतना ज़्यादा पर्याप्त टैक्स नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि पंचायत स्तर पर आंतरिक संसाधन सृजन कमज़ोर है, यह कम कर क्षेत्र के कारण और राजस्व एकत्र करने में पंचायतों की अपनी अनिच्छा के कारण है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयं के संसाधन संग्रह के मामले में ग्राम पंचायतें तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि उनके पास अपना कर क्षेत्र है, जबकि अन्य दो स्तर आंतरिक संसाधन उत्पन्न करने के लिए केवल टोल, शुल्क और गैर कर राजस्व पर निर्भर हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ पे मिलता है तो आप बात करेंगे ग्राम पंचायत में मिलता है। ठीक है, अगर हम पैसे की बात करेंगे, पैसे को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, ठीक है, ग्राम पंचायत हो गया, इसके बाद में जो आपके अन्य दो स्तर हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका वगैरह जो अन्य स्तर हैं, अगर हम पैसे की बात करें तो हो सकता है कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा हो लेकिन यहाँ पे खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ग्राम पंचायत में खर्चा बहुत कम है और पैसा भी यहाँ पे ठीक ठाक मिल ही जाता है क्योंकि इनका अपना कर क्षेत्र है, तो यहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। तो अगर बात करेगा, एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि तुलनात्मक रूप से कौन बेटर है टैक्स को वसूलने में, तो आपका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायतें ज़्यादा बेटर हैं। ठीक है, मध्यवर्ती स्तर जो ब्लॉक स्तर है और जो नगर स्तर है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो
टैक्स को हम उतने अच्छे रूप से वसूल नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वयं के संसाधन संग्रह के मामले में ग्राम पंचायतें तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है, क्योंकि उनके पास अपना कर क्षेत्र है, जबकि अन्य दो स्तर आंतरिक संसाधन उत्पन्न करने के लिए केवल टोल, शुल्क और गैर राजस्व पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये समझे कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है। कंपेयर करें अगर हम, तो जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है या फिर जिला स्तर पर जो जिला परिषद होती हैं, उनके टैक्स कलेक्शन के मामले में, ठीक है, मतलब उनके टैक्स कलेक्शन की तुलना में ग्राम पंचायतें बेहतर होती हैं। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, पंचायतों की कराधान शक्ति अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 243(h) से आती है, जो कि इस प्रकार है। तो आगे हम बढ़ें इससे पहले आपको याद रखना है कि पंचायतों की जो कराधान शक्ति है ये अनुच्छेद 243(h) के अंतर्गत आती है। कराधान शक्ति की अगर हम बात करते हैं, पंचायतों की कराधान शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो 243(h) के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कराधान शक्ति का मतलब क्या है। कराधान का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। कराधान बोले तो कर मतलब टैक्स हो गया, और शक्ति का मतलब होता है पावर, ठीक है। शक्ति का मतलब होता है पावर। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो थोड़ा सा पावर बोले तो आप अगर याद कर पा रहे होंगे तो हम लोगों ने हॉर्स पावर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हॉर्स पावर जिसको हम लोग मेजर करते थे HP में, ठीक है। हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, कुछ ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर हम T को H समझ लेते हैं, T ऐसे लिखा जाता है ना, कुछ ऐसे अगर हम HP कर दें यहाँ पे, ठीक है। कराधान शक्ति का मतलब कुछ ऐसे दिमाग लगा लें, TP या फिर HP या शक्ति को ही अगर हम देख लें कि शक्ति यहाँ पे आ रहा है तो हॉर्स पावर की बात हो रही है, तो यहाँ पे H से हॉर्स पावर, ठीक है। तो 243(h) मीन्स हॉर्स पावर बोले तो कराधान शक्ति। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जिसके पास ज़्यादा टैक्स होगा, उसके पास उतना पावर होगा, उसके पास उतना शक्ति होगा, दैट मीन्स हॉर्स पावर हो गया, ठीक है। आपको ऐसे कुछ डिकोड करके याद रखना है। मैंने ये डिकोड कर दिया है, आप अपने अनुसार भी इसको डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो शक्ति दी गई है इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल कानून द्वारा, जो कि विधानमंडल से पास होकर निकल के आता है, इस कानून के द्वारा किसी भी ग्राम पंचायत या फिर जो भी चीज़ें हैं जैसे मध्यवर्ती या फिर जिला स्तर पर सीमाओं के भीतर, सीमाओं के अधीन कर, शुल्क, टोल और फीस को लगाने और एकत्र करने के लिए पंचायतों को अधिकृत करना, ठीक है। तो पंचायतों को अधिकृत किया जाएगा, पंचायतों को बनाया जाएगा ताकि वो सीमाओं के अधीन रहते हुए, यानी कि अपनी अपनी सीमाओं के अधीन रहते हुए शुल्क, टोल और फीस लगाकर कर एकत्रित कर सकें। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को ऐसे सहायता अनुदान देने का प्रावधान करना, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हटा दो, कोई ज़रूरी नहीं है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान प्रदान करना। एक सेकंड जरा रुक जाइए। ओके, इसके बाद में पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धन को क्रमशः जमा करना और उसमें से धन की निकासी के लिए फंड के गठन का प्रावधान करें, जैसा कि कानूनों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि पंचायतों द्वारा उनकी ओर से प्राप्त सभी धन को क्रमशः जमा करना, यानी कि पंचायतों ने जो धन कलेक्ट किया है अपने सीमा के अंदर, उसमें से धन की निकासी के लिए फंड के गठन का प्रावधान करना, ठीक है। यानी कि इनके धन की निकासी के लिए, यानी कि धन को एकत्र करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए एक फंड का गठन करना, जिसके बारे में हमने देखा था। कौन सा धारा था, अगर हम याद करें तो धारा 32 था, ठीक है। धारा 32 के अंतर्गत गांव निधि यानी कि ग्राम फंड की स्थापना की जाएगी, वही यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि कराधान शक्ति, जो कि अनुच्छेद 243(h) में आता है, इसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको सभी लोग ध्यान देते चलें। जैसा कि यहाँ पे हमने जस्ट अभी इसके ऊपर चेक किया, अभी पढ़ा था कि राज्य पंचायती राज्य अधिनियमों ने कराधान की अधिकांश शक्तियाँ ग्राम पंचायतों को दे रखी हैं। मध्यवर्ती और जिला पंचायतों यानी कि कर और गैर कर दोनों का राजस्व क्षेत्र काफ़ी छोटा है और नौका सेवाओं, बाजारों, जल और संरक्षण सेवाओं, वाहनों के पंजीकरण, स्टाम्प शुल्क पर उपक्रम जैसे मध्यवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रखे गए हैं। तो ये जो क्षेत्र है ना मध्यवर्ती वाला, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। यहाँ पे नौका सेवा हो गया, ठीक है, इसके बाद में बाज़ार हो गया,
जल संरक्षण, जल क्षेत्र सेवा हो गया, वाहनों के पंजीकरण, स्टाम्प शुल्क, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब जो है मध्यवर्ती और जो जिला पंचायतें हैं उसके स्तर की बात की गई है। इसको हम लोग डिटेल में अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वाले में देख लीजिए। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, विभिन्न राज्य विधानों के अध्ययन से पता चला है कि कई कर, शुल्क, टोल और शुल्क ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र ग्राम पंचायत के अधिकार में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो लाइन लिखा गया है इसको अच्छे से आप लोग पढ़ते चलें कि ये अधिकार क्षेत्र जो है ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से अधिकार क्षेत्र हैं इनमें आप देख सकते हैं, चुंगी है, संपत्ति या फिर गृह कर है, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं इसको, या हाउस टैक्स बोलते हैं, इसकी बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में पेशा कर है, भूमि कर है या फिर उपकर आप बोल सकते हो। भूमि कर एक उपकर के अंतर्गत आता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में वाहनों पर कर या फिर टोल टैक्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में मनोरंजन कर या शुल्क बोल लें इसको, लाइसेंस शुल्क हो गया, गैर कृषि भूमि पर कर हो गया, मवेशियों के पंजीकरण पर शुल्क है, स्वच्छता, जल निकासी, इससे संबंधित जो कर निकलेगा उसकी बात की गई है, संरक्षण कर, जल कर या फिर स्लैश कर, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, प्रकाश दर कर, शिक्षा उपकर और मेलों और त्योहारों पर कर। तो ये कुछ प्रमुख कर क्षेत्र हैं जो कि डायरेक्ट ग्राम पंचायत को सौंपे गए हैं। ठीक है, ग्राम पंचायतों को सौंपे गए हैं। और इससे थोड़ा सा अलग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नौका है, बाजार है। ठीक है, जल संरक्षण तो दोनों जगह पे है, मतलब गांव पे भी है और शहर में भी है। इसके बाद में शहर में वाहनों के पंजीकरण, स्टाम्प शुल्क, ये सारी चीज़ें जो है ये गांव शहरों को सौंपी गई हैं। और ये सब शुल्क जो है, टैक्स जो है, ये ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इनके अधिकार क्षेत्र की बात यहाँ पे कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करें पंचायत स्तर पर जो प्रमुख कर हैं। हमने कई सारे कर के बारे में देखा, बहुत सारे कर हैं। ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में पढ़ी है यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे स्लैश, कॉमा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इसको अच्छे से बना लीजिए। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है कि पेशा कर निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ से ऐसे प्रश्न बन सकता है कि पेशा कर ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं आता है या फिर आता है। तो पेशा कर, या फिर इसके बाद में इसमें नौका सेवा कर दे देगा। ठीक है, तो आप पढ़े रहेंगे तो आप छांट पाएंगे कि यार ग्राम पंचायत वाला कौन सा है या फिर मध्यवर्ती या फिर जिला स्तर वाला कौन सा है। बाकी इसको आप लोग कहीं और से अच्छे से पढ़ सकते हो तो उसको पढ़ लीजिए, अंतर स्पष्ट करके तभी परीक्षा में जाना। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट ना हो रही हो, लेकिन आप लोग इसको स्पष्ट करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट में भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। YCT का जो यूथ कंपटीशन वाली बुक है वहाँ पे जो टैक्स से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर कोई टैक्स लगता है या नहीं लगता है, वहाँ पे कई सारे प्रश्न बन के आए हैं, तो उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जो जहाँ पे बच्चे जुड़े हुए हैं, पब्लिक ग्रुप है, 1500 प्लस बच्चे हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे मैं डेली क्विज करा रहा हूँ, तो आप लोग भी अगर नए हो तो लिंक मैं दे दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आप लोग इस ई बुक को प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्लीट पंचायती राज व्यवस्था की जो मैंने ई बुक तैयार कर रखी है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसका भी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, फाइल्स को डाउनलोड करके अपने अच्छे से प्रिंट करा के उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे पंचायत कर में जो प्रमुख कर हैं उनकी अगर हम बात करें तो हाउस टैक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चीज़ें कागजी होती हैं। हाउस टैक्स आपके घर का कर वर नहीं लिया जाता है ग्राम पंचायत में। ठीक है, तो वही बात ये है ना कि इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है। जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ पे चीज़ें हैं तो, लेकिन ग्राम पंचायत स्वयं में अनिच्छा प्रकट करती हैं पंचायत के कर को वसूलने में। ठीक है, तो हाउस टैक्स मान्य तो है लेकिन लिया नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अब उनसे हाउस टैक्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो लिया नहीं जाता है, चीज़ें कागजी होती हैं। हाउस टैक्स गाँव में नहीं लिया जाता है। हो सकता है किसी किसी गाँव में लिया भी जाता हो। अगर कोई ग्राम पंचायत अपने यहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्राम पंचायत डेवलप है, मतलब कह सकते हैं कि डेवलपिंग है या डेवलप है, बोल सकते हैं, जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें ग्राम पंचायत में अवेलेबल हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे लिया जा रहा हो हाउस टैक्स। बहुत सारे ग्राम में नहीं लिया जाता है। तो गांव के सभी घरों पर वार्षिक किराए के मूल्य पर या पूंजीगत मूल्य पर हाउस कर लगाया जाता है।
ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं और वहाँ पर करोड़ों का टर्नओवर है या फिर लाखों का टर्नओवर है, ठीक है, तो वहाँ पे टैक्स लगाया जा सकता है। अगर लेखपाल या कोई अन्य या प्रधान या कोई अन्य के माध्यम से चीज़ें उस किसी को समझ में आता है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत आपके उस घर में या फिर जगह पर टैक्स को लगाने में इच्छा प्रकट कर सकती है। यहाँ साइड में बहुत कुत्ते भौंक रहे हैं तो हो सकता है मुझे उठ के जाना पड़े एक बार भगाने के लिए, लेकिन चलिए ठीक है, अभी तो उधर उस साइड में चले गए हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हाउस टैक्स में छूट का प्रावधान है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मकान की निम्नलिखित श्रेणियों को अगर इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो हाउस टैक्स में इनको छूट दिया जाएगा। जिन इमारतों का उपयोग शैक्षिक और छात्रावास उद्देश्य के लिए किया जाता है, ऐसे मकानों को हाउस टैक्स से छूट दिया जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय और सार्वजनिक भवन अगर है वहाँ पे भी छूट दिया जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के अंतर्गत संरक्षित कोई प्राचीन स्मारक है उसका भी टैक्स नहीं लगेगा। धर्मार्थ या अस्पताल, औषधालय या कोई अन्य भवन है जो कि धर्मार्थ है, मतलब पब्लिक के लिए है, वहाँ से भी उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये बात रही हाउस टैक्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम चीज़ों को देखते चलते हैं क्योंकि 2-4 टैक्स यहाँ पे शामिल किए गए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, ज़्यादा के लिए आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारा टैक्स दे रखा है। वाहन टैक्स में क्या है, यह प्रतिवर्ष गांव के भीतर रखे गए या उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों पर ऐसी दरों पर लगाया जाता है जो ग्राम पंचायत द्वारा तय की जाएंगी, जो न्यूनतम दरों से कम नहीं होंगी और निर्धारित अधिकतम दरों से अधिक नहीं होंगी। कहने का मतलब है ग्राम पंचायत जो है वो वाहन टैक्स लगाती है, वार्षिक रूप से लगाती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिवर्ष गांव के भीतर रखे गए या उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर टैक्स लगता है। ये भी बहुत कम होता है, ठीक है, ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। वाहन का अर्थ है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसको पढ़ें। शौचालय कर, पंचायत द्वारा साफ किए गए निजी शौचालय या परिसरों से संबंधित इमारतों के कब्जेदार या मालिक द्वारा दे शौचालय का रखरखाव के लिए। जल कर पंचायत द्वारा पेयजल की आपूर्ति और जल आपूर्ति योजनाओं की रखरखाव की लागत के लिए अनुसार से निर्धारित की जाती हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में घरों में पानी की आपूर्ति करने वाले पाइप के व्यास के आधार पर ये कर भिन्न भिन्न तरह का होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते चलें। मेलों पर कर भी लगता है ग्राम पंचायत पर। ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर आयोजित होने वाले वार्षिक मेलों पर टैक्स लगाया जाता है और ये लगाया जाता होगा, ठीक है, क्योंकि ये वार्षिक मेला है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, पुलिस का आवागमन यहाँ पे रहता है, नज़र रहती है। तो मेले क्या है, बड़े स्तर पर आयोजन किए जाते हैं तो इन पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्राम पंचायत वार्षिक मेलों और उत्सव में भाग लेने वाले सभी दुकानों और व्यवसायियों से भी कर वसूल सकती है। बाजार कर, निजी बाजारों एवं ठेला स्टैंडों पर कर ग्राम पंचायत द्वारा वसूला जाता है। ग्राम पंचायत कर उन मामलों में भी एकत्र किया जा सकता है जहाँ पर निजी व्यापार का लेन देन हो रहा हो, जैसे बूचड़ खाना है, अस्पताल है, गोदाम है, माल परिवहन डिपो, भोजनालय, आवास गृह, होटल इत्यादि अगर है वहाँ पे, मतलब किसी मार्केट में है, तो इनसे भी टैक्स लिया जाता है, ठीक है। कार्ट स्टैंड और टोंगा स्टैंड पर, मतलब जैसे गाड़ियाँ, तांगा, रिक्शा, टैक्सी, ठेला, ये सब क्या है, इनसे भी टैक्स लिया जाता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये शहर में इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत में इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो शहर में इम्प्लीमेंट होती हैं, लेकिन शहर में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई होता है, तो वहाँ पे पैसे ऑलरेडी कम पड़ते हैं ग्राम पंचायत की तुलना में। इसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। पशुओं की बिक्री पर कर है। विविध कर के अंतर्गत दूर संचार टावरों की स्थापना, संचालन जैसी नई वस्तुओं पर कर है। ये सारी चीज़ें आप लोग देखते चलें, पढ़ते चलें। जो कोर टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी जो थ्योरी है उसको आप लोग पढ़ते चलें, ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ प्रमुख धाराओं को देख लेते हैं जो कि 1947 से संबंधित है। धाराओं का रिवीजन हम लोग बार बार करते चलेंगे, हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में जहाँ कहीं भी धाराओं को शामिल करना चाहिए जो कि चैप्टर से संबंधित हो सकता है, वहाँ पर हम धाराओं को जरूर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख धाराएँ हैं, इसको भी आप लोग देखते चलिए। धारा 32 में हम लोगों ने पढ़ा था कि गाँव निधि होनी चाहिए, ग्राम की, हर एक गाँव की, हर एक पंचायत की एक ग्राम निधि होगी। ऐसे ही धारा 33 में हम लोग देखेंगे कि भूमि अधिग्रहण होता है, ठीक है। भूमि अधिग्रहण में क्या है कि ग्राम पंचायत इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यदि किसी भूमि की आवश्यकता होती है तो पहले बातचीत से भूमि प्राप्त करने का प्रयास करेगी। अब ये क्या है, भूमि अधिग्रहण तो अलग है, कहाँ टैक्स की बात हो रही थी, कहाँ पे अधिग्रहण आ गया, ठीक है, अलग है, लेकिन अगर पढ़ लेंगे इसी में थोड़ी सी 2-4 धाराएं और आप याद ही कर लेते हैं तो क्या ही हो जाता है।
तो पढ़ते चलें, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो धारा 32 में ग्राम निधि और धारा 33 में जस्ट इसके बगल में ही भूमि अधिग्रहण की बात की गई है। भूमि अधिग्रहण में यदि किसी भूमि की आवश्यकता होती है तो पहले हम लोग निजी स्तर पर बातचीत करेंगे, यानी कि जिस व्यक्ति का वो भूमि है पहले हम लोग उससे निजी स्तर पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो मान जाए और भूमि अधिग्रहण में वो सहयोग करे। लेकिन अगर वार्ता विफल रहती है, अगर वो सहयोग नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कलेक्टर को प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करेंगे और कलेक्टर ऐसी भूमि का अधिग्रहण खुद तय करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत। धारा 34 यानी कि धारा 34 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि सार्वजनिक भूमि पर लगने वाले सभी बाजारों और मेलों को ग्राम पंचायत द्वारा प्रबंधित और विनियमित किया जाएगा। सभी बकाया गांव निधि के खाते में प्राप्त होंगे। तो सार्वजनिक भूमि यानी कि पब्लिक प्लेस पर लगने वाले बाजार और मेलों को ग्राम पंचायत द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। प्रतिबंधित नहीं है, प्रबंधित है, यानी कि ग्राम पंचायत जो है प्रबंध करेगा कि सार्वजनिक स्थानों पर मेला और बाजार लगे और इसका विनियमन किया जाएगा और जो बकाया फंड है, जो भी चीज़ें आती हैं उसको गाँव निधि में जमा किया जाएगा, जो गाँव निधि का खाता होगा उसमें जमा किया जाएगा। 36 में है उधार लेने की शक्ति। नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत बैंकों से उधार ले सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बात हो रही है, कहीं ना कहीं पैसे की बात तो हो ही रही है। अब यहाँ पे ऋण के माध्यम से अगर ग्राम पंचायतों के पास फंड ट्रांसफ़र हो रहा है तो फंड ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा? निधि में होगा। यानी कि ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं उससे तो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर ही रहा है। यहाँ पे भी देखिए हम लोगों ने गाँव निधि की बात कर ही ली है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं भूमि अधिग्रहण यानी कि पैसे वगैरह की बात हो रहा है। आपको गांव के निधि से पैसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा किसी व्यक्ति को। अधिग्रहण कर रहे हो तो पैसे तो उसको दोगे, कहाँ से दोगे? तो गांव की निधि से ही दोगे। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर लिया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपके चैप्टर से ही संबंधित है, तो इन धाराओं को भी आप लोग याद करते चलें। तो 36 में हमने देखा उधार लेने की शक्ति। नियत प्राधिकारी, जो नियत प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ग्राम पंचायत में, उसके स्वीकृति से अगर हमें कोई विकास कार्य की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग बैंक से उधार ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में 37 में क्या है? ग्राम पंचायत द्वारा करों और शुल्कों का अधिरोपण, यानी कि ग्राम पंचायत यहाँ पे कर और शुल्क को लगाएगी। मनोरंजन, वाहन, बाजार, चलचित्र, जल शुल्क, साफ सफाई हेतु शुल्क, सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है। धारा 40 आपको पढ़ना है। लेखा परीक्षण, जो भी खर्चा बर्चा हुआ उसका यहाँ पे अच्छे से लेखन किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। ठीक है, धारा 41 ग्राम पंचायत का बजट, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने चेक कर लिया कि ग्राम पंचायत का अपना बजट होगा। बजट पास करते समय पंचायत के सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक होने चाहिए। इसकी चर्चा भी हमने स्टार्टिंग में ही कर ली थी। इसके बाद में एक धारा है 116। ठीक है, गांव सभा को दे सभी रकम ग्राम पंचायत द्वारा वसूल होगी। ग्राम पंचायत कोई भी कदम उठाने के लिए सक्षम होगी। गांव सभा मतलब ग्राम सभा को दे सभी रकम ग्राम पंचायत द्वारा वसूल होगी और ग्राम पंचायत कोई भी कदम इसके लिए उठाने के लिए सक्षम होगी, ये आपको याद रखना है। अन्य वित्तीय संसाधन मतलब ग्राम पंचायतों को मिलने वाले अन्य वित्तीय संसाधन में क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पे रिपीटेड हैं लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे शामिल किए गए हैं, देख लेते हैं क्या है। तो ग्राम पंचायतों को वित्त आयोग द्वारा धनराशि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि निम्न मदों पर प्राप्त होगी। तो वित्त आयोग के द्वारा तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा कहाँ से मिलेगा इसको देख लेते हैं। स्वयं के संसाधन से कर आदि लगाने से प्राप्त धनराशि, नहीं ग्राम पंचायत अगर अपने पंचायती क्षेत्र में कर लगाती है तो वहाँ से भी पैसा निकलेगा। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि, यानी कि जो भी वित्त आयोग जो भी कार्यकाल चल रहा होगा, 15वां, 16वां, 18वां, 20वां जो भी कार्यकाल चल रहा होगा, जो भी जिस नंबर के वित्त आयोग का गठन किया गया होगा वहाँ से इनको पैसा मिलेगा। राज्य वित्त आयोग से पैसा मिलेगा। कोई योजना है, ठीक है, ग्राम पंचायत के सशक्तिकरण से संबंधित अगर करंट टाइम में गठित किया गया है तो वहाँ से भी इनको पैसा आएगा। अब यहाँ पे मैंने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान की बात कर ली है जो कि कांग्रेस से संबंधित था। फिर भी अगर करंट टाइम में अगर ये चल रहा है या इसके स्थान पे कोई और योजना आया है तो उससे यहाँ पे ग्राम पंचायतों को धन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि है। अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि है, मतलब जो स्मशान वगैरह होता है इनके लिए भी अलग से धन आता है, तो इसके लिए धनराशि जो मिलती है ग्राम पंचायतों को। सीसी रोड, केसी ड्रेन योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि, निजी पूंजी से प्राप्त धनराशि, कोई निजी संपत्ति, कोई निजी अपना पूंजी देना चाहता है
पंचायत घर के निर्माण के लिए जो संपत्ति पूंजी आती है या अन्य कोई संसाधन हो, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे डेप्थ में बताई गई हैं आपको। बाकी सारी चीज़ें देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये चैप्टर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है। जो भी व्यक्ति बैच से जुड़ना चाहता है, आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा पहला चैप्टर था। इसके बाद में हम लोग राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार और क्रियाकलाप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में केंद्रीय वित्त आयोग। और जो भी छात्र नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, इस टॉपिक को ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाइए, ग्राम पंचायत विकास योजना, केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, इन दोनों टॉपिक, और ये तीसरा वाला उत्तर प्रदेश द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम, इन तीनों टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी आज ये टॉपिक कवर कर लिया गया है, इसको भी ब्लू मैंने कर दिया है। अब राज्य वित्त आयोग और केंद्र वित्त आयोग को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपका पार्ट 3 में जो टॉपिक शेष रह गए थे उनको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जल्द से जल्द हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। डेली हम लोग यूट्यूब पर जो है लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। आप सभी लोग अपना सहयोग बनाए रखें, डेली रेगुलर क्लासेस को विजिट करते रहें। जैसा जैसा आपकी परीक्षा की तिथि नज़दीक आएगी वैसे वैसे हम लोग जो है लेवल को ऊपर करते जाएंगे, ठीक है। चुनाव के कारण थोड़ी सी ढिलवाई हो गई थी। इस चीज़ों को भुलाते हुए आने वाले टाइम में हम भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। अनुशासन से आपको वीडियो देंगे और आप भी सारी चीज़ों को भुला के, जो भी आपने पास्ट में किया, पढ़ा नहीं पढ़ा, वो सारी चीज़ें भुला के पुनः अनुशासन में आगे अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।